तो एक कहानी जो कि हमें ऐसे दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है जिनके पास हमारे आजकल के मम्मी पापा जाने से मना करते हैं। वो दोस्त जो कि अपनी लाइफ में चल रही मुसीबतों को देखते हुए अपने ही एक अमीर दोस्त को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो उसके घर वालों से फिरौती मांग सकें। तो अब वो माँ अपने बच्चे को कैसे बचाएगी, आइए देखते हैं इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग दो दोस्तों को एक बस स्टैंड पर खड़ा हुआ देख पाते हैं। अब इन दोनों में से एक का नाम था जुन और दूसरे का नाम था जेई, जो कि अपने तीसरे दोस्त का इंतजार कर रहे थे ताकि वो इनके साथ आए और ये लोग पार्टी कर सकें। तब यहाँ पर ये लोग अपने दोस्त तेई के बारे में बात करने लगते हैं, पर वो यहाँ पर नहीं आने वाला था, उनकी जगह आने वाला था पाकमिन। अब ये बात जानने के बाद कि जेई ने पाक से दोस्ती कर ली है, जन काफी ज्यादा शौक होता है। लेकिन जेई से बस इतना बोलता है कि वो बस उसका नॉर्मल फ्रेंड है, वो उससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं मानता, बस वो हमारे साथ आज बियर पीने के लिए ही आ रहा है। अब इतने में ही यहाँ पर पाक पहुंच जाता है, जो कि इन दोनों से हाय हेलो करने के बाद इनके बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार आजकल ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। और अब जाकर हमें पता चलता है कि जेई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और साथ ही जन को मिलिट्री से निकाल दिया गया है जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहा था। पर अभी के टाइम पर जन इन्हें उस रीजन के बारे में नहीं बताता कि क्यों इन्हें मिलिट्री से निकाला गया था। अब इसके बाद पाक इनसे बोलने लगता है कि जल्दी से जल्दी जो भी करना है करते हैं, क्योंकि आधी रात से पहले मुझे घर पहुंचना है। इसके बाद ये लोग इसका मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि ये अभी भी बच्चों की तरह ही एक्ट कर रहा था। और अब जे इससे मजाक में बोलता है कि अगर तुम रात में लेट हो जाओगे तो हम तुम्हें टैक्सी में बिठा देंगे। जिसके बाद ये तीनों के तीनों हंसने लगते हैं और सीन यहाँ से 12 घंटे आगे शिफ्ट होता है, जहां पर हम लोग जुन को देख पाते हैं जिसकी जब आंख खुलती है तो उसे उसकी कबर्ड में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। इसीलिए तुरंत ही जेई के पास जाता है और उसे नींद से जगाता है। तब ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर पर्दे लगाने लगते हैं और उसके बाद यहाँ की सारी विंडोज को क्लोज कर देते हैं ताकि बाहर से कोई भी कुछ भी ना देख पाए। उसके बाद जन जाकर कबर्ड को खोलता है जिसमें से पाक की बॉडी निकलती है, जिसको इन लोगों ने बहुत बेरहमी के साथ बांध कर रखा हुआ था। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में आता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि रात में आखिरकार क्या हुआ था। दरअसल रात में थोड़ी सी बियर पीने के बाद ही पाक बेहोश हो गया था, जिसके बाद ये लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। तब यहाँ पर जेई जन को बताता है कि दरअसल इसके पिता 5 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट के दौरान मारे गए थे और उसके बाद से ही ये थोड़ा गम में रहता है। अब जेई जन से पूछने लगता है कि आखिरकार जन के फ्यूचर के क्या प्लान हैं। जवाब में जन इससे बोलता है कि मेरे फ्यूचर का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, और आगे ये उस रीजन के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार इसे मिलिट्री से क्यों निकाला गया। तब जन इसे बताता है कि मिलिट्री में जाने से पहले ये एक सुपरमार्केट में काम करा करता था, जहां पर इसके अलावा एक और लड़का काम करता था जो कि एक मोबाइल ऐप की मदद से बहुत सारे पैसे कमाता था। तब उस ऐप के बारे में जन ने उस लड़के से पूछा, फिर उस लड़के ने उसे ऐप के बारे में बताया और जन ने भी काफी सारे पैसे कमाए। उसके बाद वो लड़का एक दिन जन के पास आया जिसने उससे बोला कि वो उसके पैसों को इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। तब जन ने भी अपने जमा करे हुए सारे पैसे उस लड़के को दे दिए, जिसके बाद वो लड़के उसके पैसे लेके भाग गया। जिसके बाद इसको घर चलाने के लिए काफी ज्यादा कर्जा लेना पड़ा और इसके ऊपर धीरे धीरे करके 10 मिलियन येन का कर्जा हो गया। और क्योंकि साथ ही इसने गैम्बलिंग भी चालू कर दी थी, इसीलिए उसके ऊपर वहां का कर्जा अलग से हो जाता है। वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 मिलियन येन हो जाता है और वो गैम्बलिंग वाले इसे उठा लेते हैं। पर वहां पर जन किसी तरह से उन्हें मनाता है और उनसे बोलता है कि ये उनका पैसा वापस कर देगा। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि अगर इसने उनका पैसा वापस नहीं करा तो वो लोग इसकी बॉडी के पार्ट्स को निकाल कर बेच सकते हैं। और इसीलिए जन ने मिलिट्री बेस को छोड़ दिया क्योंकि ये चाहता था कि ये यहाँ पर आकर कुछ काम करते हुए जल्दी से पैसा कमा सके। अब यहाँ पर से स्टोरी जब प्रेजेंट में आती है तो जन पाक की जेब में से उसका वॉलेट चुरा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पाक को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब ये लोग एक घर में आ गए थे जहाँ पर जेई रहा करता था, और यहाँ पर पहुंचने के बाद जन पाक को एक बेड पर लेटा देता है और इसके बाद ये वापस से सोचने लगता है कि आखिरकार वो गैम्बलिंग वाले इसके साथ क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जेई भी कुछ सोच रहा था क्योंकि दरअसल उसे भी उसके मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया था। और क्योंकि अब इन दोनों को ही पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसी वजह से ये लोग सोचने लगते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। और अब क्योंकि आधी रात भी हो चुकी थी तो पाक के फ़ोन पर इसकी माँ का कॉल आता है जो कि इससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो। अब क्योंकि पाक सो रहा था इसी वजह से उसके फ़ोन को जेई रिसीव करता है और काफ़ी देर सोचने के बाद वो उसकी माँ से बोलता है कि तुम्हारा बेटा हमारे साथ है और अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस देखना चाहते हो तो 1 बिलियन येन को तैयार रखना।
इतना बोलकर जेई फोन को काट देता है और फोन को ऑफ कर देता है। तब जन इससे बोलने लगता है कि तुमने मजाक कराना, और वैसे भी ये टाइम मजाक करने का नहीं है, इसीलिए उसकी माँ को कॉल करो और सारी सच्चाई बता दो। लेकिन जेई के एक्सप्रेशन से हम लोग जान पाते हैं कि ये बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, ये सच में ही पाक के घर वालों से फ्रौती मांगने की कोशिश कर रहा था। तब जन जेई को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर जेई इसकी बात को बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद जन इससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि पुलिस वाले हमें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेंगे। तब जेई इससे बोलता है कि कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस जगह पर इतने सारे सीसीटीवी कैमरास हैं कि कोई भी उन्हें चेक करने के लिए नहीं बैठने वाला। और साथ ही हम जब कैंप में यहाँ पर आए तो हमने कार्ड की जगह कैश में पेमेंट करी थी, इसीलिए कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है, इसीलिए कोई ये भी नहीं जान सकता कि आखिरकार हम आए कहाँ पर हैं। जेई अपनी बातों की वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, पर जन को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो खुद ही पुलिस वालों को फोन करने वाला था। तब जेई से ये बोलकर डरा देता है कि अगर ये फंसेगा तो ये उल्टा जन को भी फंसा देगा, और उसके बाद जन को कुछ ना करने के बाद भी सजा होगी। इस बात को सुनने के बाद जन काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अभी भी जन यहाँ पर जेई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद इसे पाक की मॉम को कॉल कर कर ये बोल देना चाहिए कि ये लोग बस प्रैंक कर रहे थे। लेकिन जेई इसकी बात को नहीं मानता और इसे पैसों का लालच देने लगता है कि सोचो हम एक बारी में कितना सारा पैसा कमा सकते हैं, और उससे पाक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास बहुत सारा पैसा है। और अब इसी बात के पीछे इन दोनों के बीच में हाथापाई भी हो जाती है, पर किसी तरह से जेई जन को मारता है और उसके बाद उसके फोन को फ्रिज के नीचे फेंक देता है। आगे जेई खड़ा होता है और जन से बोलता है कि सोचो तुम एक बारी में अपने सारे के सारे कर्जे को उतार सकते हो और उसके बाद काफी टाइम तक बिना कमाए आलीशान जिंदगी जी सकते हो। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए 5 मिनट हैं, और 5 मिनट में मैं वापस आऊंगा तुम्हारा जवाब जानने के लिए। इतना बोलने के बाद जेई यहाँ से एक स्टोर में चला जाता है और वहां पर से सारी की सारी टेप खरीद कर ले आता है। वहीं हम लोग पाक की मॉम को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, इसीलिए वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर कर बुला लेती हैं। दूसरी तरफ जन अभी भी अपने फोन को निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो उस फोन को निकाल पाता है तब तक वो देखता है कि उस फोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। तब वो उस फोन को चार्जिंग पर लगाता है और हम लोग वापस से पाक की मॉम को देख पाते हैं जो कि अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के सामने बैठी हुई थी। तब वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इन्हें सलाह देता है कि शायद इन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर कोई किसी को किडनैप करता है तो पैसे मिलने के बाद वो लोग उसे जान से मार देते हैं, और इस काम को कोई एक बंदा अंजाम नहीं दे सकता। तो मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को पुलिस वालों के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग टीम में काम कर रहे होंगे। वहीं जेई के घर में हम लोग देख पाते हैं कि जेई जब अपने घर में पहुंचता है तो जन यहाँ पर पुलिस वालों को कॉल लगाने वाला था। ये चीज देखने के बाद जेई इसके ऊपर वापस से अटैक करता है और इसके फोन को छीनने के बाद ये उस रूम में जाकर छुप जाता है जिसमें इसने पाक को रखा हुआ था। इसके बाद ये पाक को टेप से बांधने के बाद उसकी एक फोटो खींचकर उसकी मॉम को भेज देता है। इतने में ही जन भी अंदर आ जाता है और इन दोनों की वापस से हाथापाई होने लगती है। और अब पाक भी सरकता हुआ जमीन पर गिर गया था, इसीलिए वो सरकता हुआ इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और इनसे बोलता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मेरे मुंह से ये कपड़ा हटाओ। पर यहाँ पर ये लोग अभी अपनी तरफ से कोई भी हरकत नहीं कर रहे होते। इतने में ही पाक उठकर बैठ जाता है और इन दोनों की तरफ देखकर बोलता है कि शायद तुम दोनों ने ही मुझे बांधा है। ये चीज देखने के बाद जन को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो पास में रखी बुक उठाकर इसके सर पर देकर मारता है। अब पाक वापस से बेहोश हो गया था। दूसरी तरफ हम लोग इसके घर में देख पाते हैं कि इसकी मॉम के पास से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी जा चुका है, और अब क्योंकि पाक की मॉम को पाक किसी भी हालत में जिंदा वापस चाहिए था, इसीलिए वो बैंक में कॉल कर कर पैसे मंगवाने को बोल देती है। अब जेई के घर में हम लोग देख पाते हैं कि जन को लग रहा था कि शायद उसने पाक की जान ले ली, इसीलिए जेई उसकी नब्ज को चेक करके बताता है कि वो अभी भी जिंदा है। तब जन वापस से जेई को ये सब रोकने के लिए मनाने की कोशिश करने लगता है और इससे बोलता है कि ये पाक की मम्मी से ये बोल देंगे कि ये नशे में थे, इसीलिए ये मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जेई अभी भी इसकी बात को नहीं मानता, और इतने में ही कोई इनके घर के बाहर दस्तक देता है, और जब ये इससे पूछते हैं कि बाहर कौन है तो इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस वाले ही आए हुए थे। तब ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद ये लोग पकड़े गए, पर दरअसल पुलिस वाले यहाँ पर इसी वजह से आए थे क्योंकि इनके पड़ोसियों ने कंप्लेन कर दी थी।
और कंप्लेन इसी वजह से करी थी क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा मारपीट कर रहे थे, इसीलिए पुलिस वाले चाहते थे कि वो लोग इनके घर की तलाशी लें। तब ये जल्दी से पाक की बॉडी को कबर्ड में डाल देते हैं और पुलिस वालों को अंदर बुलाते हैं। अब पुलिस वाले इनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़ाई क्यों कर रहे थे, पर ये दोनों इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देते। तब पुलिस वाले अंदर आकर छानबीन करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन छानबीन करने के बाद बियर की कैंस के अलावा पुलिस वालों को अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब ये कबर्ड में चेक करने जाने ही वाले थे, इतने में ही जेई और जेन वापस से लड़ाई करने का ड्रामा करने लगते हैं। तब पुलिस वाले इन्हें गन पॉइंट पर लेकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब इनके नेबर में हम लोग एक लड़का और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इस सभी दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे, और आगे इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि इन दोनों ने ही उन 3 लड़कों को जेई के रूम में जाते हुए देख लिया था। और ये खुद भी इस बात से काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिरकार कैसे इनके घर में जब 3 लड़के गए थे तो पुलिस वाले सिर्फ 2 को ही पकड़कर बाहर लाए। अब इस लड़की का नाम था शिन और इस लड़के का नाम था युन। शिन खुद भी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी ही कर रही थी, इसीलिए उन्हें इन दोनों के ऊपर और ज्यादा शक होने लगता है, पर युन उससे मजाक करने लगता है और इसकी सारी बात को मजाक में ही टाल देता है। अब वहीं हम लोग पुलिस स्टेशन में जन और जेई को देख पाते हैं जिनके पास पुलिस वाला आकर इन्हें एक पेन और एक पेपर देता है और इनसे बोलता है कि जो भी बात हुई थी सारी की सारी पेपर पे लिखो, अगर तुम दोनों का रीजन मैच नहीं हुआ तो तुम दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। अब क्योंकि जैन तो खुद ही पुलिस वालों को बुलाने ही वाला था, इसीलिए वो सोचता है कि शायद कन्फेस करने का यही सबसे अच्छा मौका है। अब वो पुलिस वाले के सामने सब कुछ कन्फेस करने ही वाला था, इतने में ही यहाँ पर एक आदमी इमरजेंसी चिल्लाता हुआ आता है। और इस बंदे की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि इस बंदे की एक रिश्तेदार जो कि डिमेंशिया की पेशेंट है वो इस एरिया में कहीं पर गायब हो गई है। उसकी लास्ट लोकेशन तो यही थी, पर एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये सारे के सारे सीसीटीवी को चेक नहीं कर सकते। इसीलिए पुलिस वाला इस असुविधा के लिए इससे माफ़ी मांगता है और इसे वहाँ से वापस भेज देता है। और जन जब पुलिस वाले की ये सारी बात सुनता है तो इसे जेई की सारी बात भी याद आ जाती है, इसीलिए ये डिसाइड करता है कि ये जेई का साथ देगा और अभी ये पुलिस वालों के सामने कुछ भी कन्फेस नहीं करता। और आगे जब पुलिस वाला वापस से इनके पास आता है तो वो इन्हें वार्निंग देकर यहाँ से भगा देता है। अब पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद जुन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहा था, पर वो सोचता है कि उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है और उसे जल्दी से जल्दी अपना कर्जा चुकाना है। अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो शायद वो वैसे ही मारा जाएगा। इसीलिए तब ये जेई के पास बस स्टैंड पर जाता है और इससे पूछता है कि पैसा मिलने के बाद ये लोग पाक का क्या करेंगे। जवाब में जेई से बोलता है कि पैसा मिलने के बाद वो लोग पाक को छोड़ देंगे। और ये लोग पाक को किस तरह से छोड़ेंगे, जेई के पास उसके लिए भी प्लान है। इतना बोलने के बाद ये लोग वापस से घर में पहुंचते हैं और यहाँ पर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि पाक कबर्ड से नीचे गिर गया है। यहाँ पर ये लोग पाक को अब एक कुर्सी पर बिठाते हैं और उसके बाद जेई अपनी लैपटॉप में टाइप कर कर वॉइस असिस्टेंट की मदद से पाक से बात करने लगता है। अब ये इससे बोलता है कि तुम किडनैप हो चुके हो और अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो हमारा साथ दो, नहीं तो बेफालतू में ही मारे जाओगे। तब पाक पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, उसके बाद ये लंबी लंबी सांसें लेता है और एकदम से ही जुन का नाम बुलाता है, जिसे सुनने के बाद ये दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद पाक को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।